हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। मैं पूजा और ये आपका अपना चैनल फिजिक्स बाय पूजा तिगालिया। और आज हम एक नया टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। तो एनर्जी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं दो तरीके से। कैसे कर सकते हैं, उसके दो तरीके कौन से हैं। अगर किसी सिस्टम को एनर्जी चाहिए तो हम उससे उसकी हीट को गेन कर सकता है, वो लॉस कर सकता है या फिर वर्क कर सकता है। कैसे कर सकता है, इसके लिए एक छोटा सा तरीका है। अगर मान लो कोई आपसे आके बोल ले कि मुझे एनर्जी दो, तो कैसे एनर्जी दोगे आप। हम जाके सीधे उसको क्या कर दें, खाना दे दें कि उससे उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो दूसरा तरीका क्या है, हम उसके लिए कोई काम कर दें तो उसकी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है। और दो तरीके में क्या है, या तो वो अपनी हीट किसी को गेन करे या लॉस करे। एक तो ये हो गया। सेकंड, हम उसके लिए कुछ काम कर लें। तो ये दो तरीके हो गए। आज हम उन्हीं में से एक तरीका पढ़ेंगे, हीट। हीट क्या होती है, हीट क्या होती है, एनर्जी एक्सचेंज। कैसे, मैं यहां पे लिख रही हूं एनर्जी एक्सचेंज। किस किस के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगी, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हीट क्या बोल सकते हैं हम, एनर्जी चेंज हो रही है किस किस के बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। और क्या बोल सकते हैं हम, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सीधा हम वैसे बोलते हैं ना, एनर्जी सॉरी हीट क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करना है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। या फिर हम सीधा इसको ऐसे बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ, चलो एनर्जी लिख देती हूँ मैं, इसको आगे और डिटेल में बताती हूँ। फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब होएगी, ये फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। यानी सीधा सा तरीका है कि हमारे पास में दो सिस्टम हैं, उन दोनों के बीच में एनर्जी कब ट्रांसफर हो सकती है, जब दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंट हो। उसी को क्या बोलेंगे हम, यानी फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो सिस्टम हमारे पास में और उनमें टेम्परेचर अलग अलग है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और उस वे को क्या बोलेंगे हम, हीट बोलेंगे। ठीक है। अब इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल क्या होता है इसका, क्यू से इसको डिनोट करेंगे। अब इसकी हम यूनिट की बात करें तो यूनिट जूल, एनर्जी की फॉर्म है तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, जूल। एक यूनिट और लिख सकते हैं हम, इसकी जो कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट क्या लिख सकते हैं हम इसकी, कैलोरी। ठीक है। और ये आपको पता ही होगा कि 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.182 जूल। ये आप नोट कर लीजिए। इससे पहले मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए दो सिस्टम के बीच का। ठीक है। अगर दो सिस्टम हमारे पास में और उन दोनों के अंदर सेम टेम्परेचर है, तो वहां पे हम जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो उसको हम हीट नहीं बोलेंगे, उसको हम अनदर वे में कर सकते हैं, लेकिन हम उसको हीट नहीं बोल सकते। कब, जब दो सिस्टम का जो टेम्परेचर है अगर वो सेम होता है, तो हम उसको हीट नहीं बोल सकते। आप नोट कर लीजिए इतना। इससे आगे बढ़ेंगे हम। इससे आगे है हमारे पास में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, हीट का। आज की जो ये वीडियो है, आपको इसके अंदर हीट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और ये सब करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। अभी तक हम सिस्टम की बात कर रहे थे, अब हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में m डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा।
ये जो वीडियो है ना, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए यूजफुल है। आप सेम ये हम जो केमिस्ट्री के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है उसके अंदर भी हम ये सारी जो आज मैं आपको हीट से रिलेटेड करवा रही हूँ, ये सारी थर्मोडायनेमिक्स की जो यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर सेम ऐसा कैसा मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या है देखो, सी क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट। अब यहां से हम इसको कैसे बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एक बार बता देती हूँ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर सेंटीग्रेड। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं आपको इजी तरीके से बताती हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं हम। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कैसे लिखेंगे हम, ये लिख देती हूँ मैं आपको, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास एंड, या फिर बाय टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको समझने के लिए एक तरीका आपके पास में कि हमने ये लिख दिया, वाटर का लिख दिया, वाटर की है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिख दिया। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे हम कि जो 1 ग्राम पानी है, देखो मास है ना, यहाँ पे हमने मास ग्राम में यूज किया है तो ग्राम में बोलेंगे कि 1 ग्राम जो वाटर है, जो 1 ग्राम जो पानी है हमारा, उसको टेम्परेचर रेज करना है, कितना, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी वाटर को 1 ग्राम वाटर को अपना टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम यूनिट में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी यूनिट मास और यूनिट जो टेम्परेचर है वो भी यूनिट होना चाहिए हमारा। तो ये क्या है कि 1 ग्राम पानी को अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी की, यानी इतनी हीट की उसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में हम इसके अंदर 2 प्रोसेस करते हैं, वो दोनों प्रोसेस कौन से हैं, एक होता है आइसोथर्मल, एक होता है एडियाबैटिक। अब जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो क्या होता है, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, यानी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर हीट जो एक्सचेंज होगी ना वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, यानी Q की वैल्यू क्या रहेगी, 0। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हीट एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है हम उसको एक ऐसे वेसल के अंदर रखें जो नॉन कंडक्टिंग हो, यानी बाहर से उसके अंदर कोई भी हीट ना आ सके और जो उसके अंदर की हीट है वो बाहर ना जा सके, यानी हीट का जो एक्सचेंज है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ये इसी के अंदर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखो स्पेसिफिक आइसोथर्मल, यानी हम यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ इसको, ये स्पेसिफिक हीट है। अब ये आइसोथर्मल में कैलकुलेट करते हैं, सी आइसोथर्मल में कैलकुलेट करोगे, आइसोथर्मल के अंदर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0, यानी यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, आपको 0 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 पुट करोगे मतलब समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में क्या है, एडियाबैटिक की फॉर्म में निकालते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने सी एडियाबैटिक। अब देखो एडियाबैटिक के अंदर क्या है, हीट एक्सचेंज 0 हो रहा है ना, हीट एक्सचेंज 0 है, यानी Q की वैल्यू 0 अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा, 0। तो आप समझ गए होगे ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दोनों प्रोसेस के लिए क्या रहेगी, किस किस के बीच में लाई करेगी, ये 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, यानी इसको हम बोल सकते हैं कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। वाटर की देखो यहाँ पे हमने 4.2 जूल ली थी ना, ये भी टेम्परेचर के साथ में चेंज होती रहती है, लेकिन जो गैस है उसकी क्या रहेगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहेगी, यानी कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर।
अब इसके अंदर हम दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, पॉइंट्स पढ़ते हैं, ये नहीं है, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। एक बार ये नोट कर लीजिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं साफ कर रही हूँ इसको। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है और ये सारा आपको बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब देखो आगे क्या है, ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा और एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा। इसके बाद में हमारे पास में आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस आते हैं, ठीक है। हम सीधा मैं डायरेक्ट बता देती हूँ आपको, एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू Q बाई M डेल्टा T, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, CV इज इक्वल्स टू Q अपॉन में M डेल्टा T। इसका मतलब क्या है, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहेगी, यानी हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, बोल सकते हैं ना, टेम्परेचर क्या होगा, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए कैसे कर सकते हैं हम, 1 ग्राम गैस है हमारे पास में, ठीक है। 1 ग्राम गैस को अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड अपना टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए उसको जितनी हीट रिक्वायर होगी ना, और ये किस पे कर रहे हैं हम, पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम गैस को अपना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी यहाँ पे जो Q है वो क्या आ जाएगा, CV। हो गया इतना क्लियर। अब ऐसे ही हम प्रेशर के लिए करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, CP से, ठीक है। देखो ये CV और CP आपने देखा होगा ना बुक्स के अंदर, CV और CP का भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q अपॉन में M डेल्टा T, ठीक है। अब सेम ऐसे ही करेंगे, क्या रहेगा आपकी बात, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं ना, फिर से वही करेंगे कि आपकी बात इसके अंदर तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, जिसके अंदर हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रखना, और उसके लिए फिर से सेम वही प्रोसेस है कि 1 ग्राम जो गैस है उसको अपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी उसको क्या बोलेंगे, हीट रिक्वायर होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको जितनी हीट रिक्वायर होगी वो क्या आ जाएगी, हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू CP से, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे 1 ग्राम जो गैस हमारी उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी उसको क्या बोलेंगे हम, सॉरी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे इतना समझ में। आप देखो इससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये तो देखो हमने यहाँ पे ग्राम में किया था ना, मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे इसकी एक बार यूनिट करते हैं हम, यूनिट क्या आ जाएगी हीट की, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से हम अगर इसकी यूनिट देखें ये कितनी आ जाएगी, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये आ जाएगी। ये तो हमने किसके लिए किया, ग्राम में किया ना हमारा। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना इसको, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। अब इसके अंदर क्या नया है, ये हमने ग्राम के अंदर पढ़ा था, अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे पढ़ेंगे हम, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि उसके अंदर देखो हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा था ना। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या आ जाएगी, सेम ऐसे ही, क्योंकि उसके अंदर हमने यूनिट मास यूज किया था, लेकिन अब की बार हम गैसेस के अंदर क्या लेंगे, हम मोल्स के अंदर पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of gas। अब की बार मोल में यूज करेंगे, ये हमने मास में लिया था ना, यूनिट मास में, ये हम 1 मोल बोल सकते हैं या यूनिट मोल बोल सकते हैं, यूनिट मोल ऑफ गैस बाय डिग्री यूनिट डिग्री
सेंटीग्रेड। ठीक है, सेम वही थिंक है, बस इसमें हमारे पास में ये दोनों फॉर्मूले थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। क्या आ जाएगा देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखेंगे, इसको हमने ध्यान रखना है, ये स्मॉल में था, स्मॉल सीवी है और ये स्मॉल सीपी है। अब की बार हम इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम में मोलर के अंदर, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के अंदर इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल में क्या आ जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सीवी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में, Q अपॉन में N डेल्टा T। देखो यहाँ पे M यूज किया था ना, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, N यूज किया। और N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, ये मास के अंदर यूज कर रखा था हमने। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रेशर के अंदर आ जाएगी। प्रेशर की क्या बनेगी, Cp इज इक्वल्स टू Q अपॉन में N डेल्टा T। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये स्मॉल सीवी है, ये स्मॉल सीपी, ये कैपिटल सीवी और सीपी है, दोनों के अंदर क्या रिलेशन है वो अभी पढ़ेंगे हम। इसके अंदर दोनों के अंदर देखो क्या रिलेशन है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं सब कुछ। अब जो आगे है, हम बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल सीवी एंड सीपी एंड कैपिटल सीवी एंड सीपी क्या है, दोनों के अंदर रिलेशन। वो रिलेशन समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारे पास में कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपने सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्मॉल सीवी, और एक कैपिटल सीवी है। सपोज ये गिवन हमें एक्स है। ठीक है, यानी जो स्मॉल सीवी है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, एक्स गिवन है, और जो कैपिटल सीवी है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। नाइट्रोजन गैस है हमारे पास में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये स्मॉल सीवी क्या है, ये लिखेंगे फॉर 1 ग्राम क्या है, सीवी किसके लिए यूज किया था हमने, यूनिट मास के लिए यूज किया था ना। यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन gas, amount of heat required to raise the temperature, amount of heat required to temperature, टेम्परेचर कितना रखना है आपने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो कैपिटल सीवी है वो क्या है आपके पास में, ये किस में यूज किया हमने, मोल में यूज किया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, amount of heat required to temperature 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना है आपने, ये आपने जो स्मॉल सीवी है ये गिवन है आपको x, तो आपको कैपिटल सीवी कैलकुलेट करना है। इसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा फॉर्मूला है वो याद रखना है। जो कैपिटल जो सीवी है वो किसके इक्वल होएगा, मैं पहले बता देती हूँ कैसे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, इसकी वैल्यू x है सिंपल एक मॉलिक्यूल की, और ये किस में हमारा ग्राम में है, और ये किस में है, मोल में है। तो 1, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, मोलर मास के इक्वल लिख सकते हैं ना। यानी सिंपल एक नाइट्रोजन के अंदर 14 है, और 14 2 कितने हो जाएंगे, 28। यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28, और ये क्या है, स्मॉल सीवी है ना, 28 ऑफ स्मॉल सीवी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्मॉल सीवी की वैल्यू कितनी x है, तो 28 टाइम्स ऑफ x। क्लियर इतना। अब इसके बाद में देखो, ये हमने जो कैलकुलेट किया इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में, जो कैपिटल सीवी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर मास ऑफ स्मॉल सीवी, मोलर मास ऑफ स्मॉल सीवी। और सेम एज इट इज ऐसा ही किसके अंदर आ जाएगा, प्रेशर के अंदर आ जाएगा, कैपिटल सीपी किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सीपी। दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया आपको। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ जो आपको नीट में पूछा गया था। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, 4 क्वेश्चन हमारे पास में, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके पास में। देखो 4 हमारे पास में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, फॉर ऑक्सीजन गैस द वैल्यू ऑफ, अच्छा उससे पहले ना आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो ऑल टाइप्स ऑफ गैस है ना उनके लिए एक इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन होती है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू कितना होता है R, जिसको हम बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। कैपिटल में लेना है, ये Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू कितना होता है, R होता है। ठीक है, फॉर ऑल गैसेस।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि ऑक्सीजन गैस हमारे पास में, उसके लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, द वैल्यू Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू, आपके माइंड में आंसर आ रहा होगा कितनी होगी, R। ऑप्शन देख लीजिए एक बार क्या है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपके पास में 16, सेकंड ऑप्शन है वो है आपके पास में R/16, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 32 एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपके पास में क्या है, R/32। तो अब आप समझ गए होंगे। जो ये वाली तो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, बीच में मिक्स नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, ऑक्सीजन गैस के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है Cp माइनस Cv, और ये जो क्वेश्चन आपका ये नीट में पूछा गया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देख के आप समझ रहे होंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू R होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये Cp माइनस Cv क्या है, ये स्मॉल में है, यानी स्मॉल Cp माइनस Cv है। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कैसे। यहाँ पे देखो मैंने ऊपर बता रखा है ना, वैल्यू कैसे है, Cp है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में कैलकुलेट करें इसको। यहाँ पे Cp की वैल्यू पुट करोगे, Cp की वैल्यू कितनी है, मोलर मास ऑफ स्मॉल Cp, एंड Cv की वैल्यू कितनी है, मोलर मास ऑफ स्मॉल Cv। यहाँ पे हम पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऑक्सीजन का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का 16, दो है तो कितने हो जाएंगे, ये एक का 16, 16 2 32, यानी 32। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, Cp माइनस Cv, ये हमें R की इक्वल है। ठीक है, Cp की वैल्यू कितनी है, मोलर मास ऑफ Cp, मोलर मास कितना है 32 बनेगा इसका, 32 Cp स्मॉल में आ गया, माइनस फिर से मोलर मास 32 Cv इज इक्वल्स टू R। 32 क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो ना, 32 यहाँ से कॉमन लिया आपने, कितना आ जाएगा, इनटू में Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, और यहाँ से मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो क्या बनेगा आपके पास में, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R/32, यानी जो आपका आंसर है वो जाएगा R/32। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा टॉपिक जो हीट से रिलेटेड था वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आगे का और स्टडी करेंगे। ये वाले जो रिलेशन है ये एक बार थोड़ा मेन बताया गया आपको, जो ये मेयर्स फॉर्मूला है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।